एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम लोग इकोनॉमी के प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है ना, ये हमारा इकोनॉमी के टॉप 500 सीरीज का पार्ट 7 है। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है, देखो मैं आपको स्टार्टिंग से फटाफट से सीक्वेंस बता देती हूँ। तो हम लोगों ने 25 लेक्चर्स कवर किए हैं इकोनॉमी के, जिसमें हम लोगों ने इकोनॉमी को बहुत अच्छे से समझा है। ठीक है, इन 25 लेक्चर्स के बाद आपका एक रिविजन वीडियो रहा था, दो पार्ट्स में बेसिकली। तो रिविजन वीडियो पार्ट 1, रिविजन वीडियो पार्ट 2, जिसमें हम लोगों ने इकोनॉमी को अच्छे से रिवाइज किया था। तो बेसिकली एग्जाम से पहले अगर आपको रिवीजन करना हो फटाफट से, या फिर जिनको इकोनॉमी पढ़ना है, शुरू करना है, बट उन्होंने पहले रिवीजन वीडियो देख लिया है, आगे पढ़ेंगे तो उनको पता रहेगा क्या क्या पढ़ने वाले हम। इसके बाद मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको सिर्फ इकोनॉमी पढ़ाऊंगी ही नहीं, बल्कि मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगी, राइट। तो इस वजह से मैंने आपको पहले प्रीलिम्स के 10 साल के क्वेश्चन हमने किए हैं, 2016 से लेकर 2025 तक, जो कि आपके 5 पार्ट्स में रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोगों ने प्रैक्टिस क्वेश्चन किए थे, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक कवर हुआ था उस वीडियो में। ठीक है, आज हम लोग कोशिश करेंगे, ये पार्ट हमारा 7 है इस टॉप 500 सीरीज का। इन केस अगर आपने नहीं देखा है ना, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको इकोनॉमी की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और ये जो वीडियो है ना, ये हमारा टॉप 500 सीरीज का लास्ट वीडियो है। ठीक है, इसके बाद हम लोग डायरेक्ट फिर मेंस के क्वेश्चंस करेंगे। प्रीलिम्स का हो गया हमारा, तो आज हम लोग जितने कर पाएंगे उतने करेंगे। और इसके अलावा जितने क्वेश्चंस आपके रह जाएंगे ना, क्योंकि 500 में देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने कर लिया है, और आई थिंक लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 39 तक कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 40 से। तो आज इस वीडियो में जितना हो पाएगा उतना कवर करेंगे, और उसके बाद जितना रह जाएगा उन क्वेश्चंस को आप लोग अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, और कोई डाउट होगा, कुछ होगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। और ये जितने भी पीडीएफ्स वगैरह मैं यूज कर रही हूँ, जो भी पीडीएफ्स हैं, ये सारे पेड हैं, इनको परचेज करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लेना। दूसरी बात, ये तो है इकोनॉमी का मैटर। ठीक है, कि जो भी हमने इकोनॉमी का पढ़ा, हमने पीवाईक्यू कर लिए, हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं। बट इकोनॉमी के अलावा अगर आपको पॉलिटी के, हिस्ट्री के, या ज्योग्राफी के, एनवायरनमेंट के, और किसी भी सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज करने हैं, पीवाईक्यू काफी इंपॉर्टेंट है, आपको हर सब्जेक्ट के पीवाईक्यू सॉल्व करने चाहिए। ठीक है, तो मैं एक बुक टैग कर दूंगी इस वीडियो में, आप चेक कर लेना। इस बुक में आपको सभी सब्जेक्ट के पिछले 10 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व्ड मिल जाएंगे। ठीक है, तो देख लेना अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो। बाकी स्टार्ट करते हैं फटाफट से आज के सेशन के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, विद रेफरेंस टू द रिवीजन ऑफ द होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस ईयर इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स हमारा इन्फ्लेशन को ही नापने का एक तरीका होता है। ठीक है, जिसमें हम लोग इन्फ्लेशन को होलसेल लेवल पे नापते हैं। अब बात यह है कि इसका जो बेस ईयर है, बेस ईयर क्या होता है? बेस ईयर का मतलब है जिसको मद्देनजर रख के हम कंपेयर करके इस साल का इन्फ्लेशन कैलकुलेट करेंगे, वो। तो हमारा बेस ईयर है 2011-12। अब 2025 के स्टार्टिंग में जैन फेब के बीच में ना एक कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी को ये काम दिया गया था कि आप ना डब्ल्यूपीआई का जो बेस ईयर है ना, उसको रिवाइज करो। ठीक है, 2022-23 कर दो, ये काम था उस कमेटी का। तो उस कमेटी ने कुछ कुछ प्रपोजल दिए थे, इस वजह से आपका डब्ल्यूपीआई पूरे साल आपका लास्ट ईयर चर्चे में बना हुआ था। तो इस वजह से आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ द प्रपोज्ड बेस ईयर रिवीजन एम्स टू शिफ्ट डब्ल्यूपीआई बेस फ्रॉम 2011-12 टू 2022-23। एकदम ठीक है। द वर्किंग ग्रुप कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर दिस पर्पज इज चेयर्ड बाय अ मेंबर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये गलत है आपका, डब्ल्यूपीआई रिवीजन के लिए जो वर्किंग ग्रुप आपका बनाया गया है ना, उनके जो चेयरमैन है वो आरबीआई के मेंबर नहीं है। ठीक है, ये वर्किंग ग्रुप आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर काम करता है, और इसके जो चेयरपर्सन है ना, वो नीति आयोग के मेंबर हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसके ट्रैप में मत पड़ना कि इन्फ्लेशन है तो आरबीआई का मेंबर होगा ही, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट सही है अभी तक। वन ऑफ द मैंडेट्स ऑफ द वर्किंग ग्रुप इज टू रेकमेंड अ रोड मैप फॉर ट्रांजिशनिंग फ्रॉम डब्ल्यूपीआई टू प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ये भी एकदम ठीक है। तो पीपीआई क्या होता है आपका? प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स प्रोड्यूसर्स के पर्सपेक्टिव से प्राइस चेंज को मेजर करता है। ठीक है, तो इंटरनेशनली डब्ल्यूपीआई की जगह पीपीआई जो है ना, वो ज्यादा प्रेफर किया जाता है। ठीक है, तो वही इंडिया का लॉन्ग टर्म में एम यही है कि डब्ल्यूपीआई से पीपीआई में शिफ्ट कर दे, और इसी वजह से इस ग्रुप को बनाया गया था कि आप ये जो रोड मैप है वो सजेस्ट करो, डब्ल्यूपीआई का जो बेस ईयर है वो चेंज करो। ठीक है, तो आपका फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट एकदम ठीक हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द कॉन्सेप्ट ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स इन इंडिया। अब इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे, बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर cited reasons for revision of the base year WPI base year। तो WPI का बेस ईयर रिवाइज करने के पीछे का क्या रीजन है?
देखो, डब्ल्यूपीआई बेस्ड रिवीजन का मतलब सिर्फ आपका ईयर चेंज करना नहीं होगा, बल्कि इकोनॉमी का जो करंट स्ट्रक्चर है ना, वो रिफ्लेक्ट होगा। नए गुड्स को इंक्लूड किए जाएंगे, जो आउटडेटेड आइटम्स हैं उनको हटा दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है चेंज होगी, ठीक है। नाउ इकोनॉमी जो है आपका वो स्टैटिक नहीं होता है, ठीक है। आपका इकोनॉमी जो प्रोडक्शन स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, तो वो चेंज होगा ही, प्रोडक्शन पैटर्न चेंज होगा तो कंजम्पशन पैटर्न बदलेगा, टैक्सेशन सिस्टम आपका इवॉल्व होगा, जैसे कि आपका न्यू आ गया था जीएसटी। सिमिलरली इकोनॉमी इज नॉट स्टैटिक, तो इस वजह से जब आप बेस ईयर रिवाइज कर रहे हो तो बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं, ठीक है। तो क्या है रीजंस, क्या है? स्ट्रक्चरल चेंजेस इन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पैटर्न, एकदम ठीक है। जो चेंजेस आ गए हैं प्रोडक्शन पैटर्न में एंड कंजम्पशन पैटर्न में 2011-12 से अभी तक, वो चेंज रिफ्लेक्ट हो सके बेस ईयर में। दूसरा है इंक्लूजन ऑफ सर्विसेज सेक्टर इनटू द इंडेक्स, ये गलत है आपका, डब्ल्यूपीआई में सर्विसेज नहीं आता है, डब्ल्यूपीआई सिर्फ और सिर्फ गुड्स को कवर करता है, ठीक है। सीपीआई है जिसमें आपका सर्विसेज भी आता है। इसके बाद इंश्योरिंग कंपैटिबिलिटी विद द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एकदम ठीक है। डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर है आपका 11-12, ठीक है। नाउ जीएसटी आपका 16 में आया है, तो ऑब्वियसली हमें इस इनडायरेक्ट टैक्स के स्ट्रक्चर को भी उसमें इंक्लूड करना है। तो ऑब्वियसली हमको जो जीएसटी का जो डेटा है ना, हम चाह रहे हैं डब्ल्यूपीआई के साथ वो भी अलाइन हो जाए, ठीक है। इस वजह से डब्ल्यूपीआई के बेस ईयर को चेंज करने के पीछे का रीजन एक ये भी है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई एडवांस्ड इकोनॉमीज प्रेफर प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स ओवर होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो इंटरनेशनली आपका प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पीपीआई ये ज्यादा चलता है। तो रीजन पूछ रहा है ये, तो देखो डब्ल्यूपीआई क्या करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल डब्ल्यूपीआई ना बल्क लेवल पे देखता है, ठीक है, होलसेल लेवल पे देखता है, सिर्फ गुड्स को कवर करता है। सप्लाई चेन के डिफरेंट स्टेजेस पर सेम प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, उनको उनको मल्टीपल बार ये काउंट कर लेता है, ठीक है। सर्विसेज आपका कंप्लीटली मिसिंग है। वेयर एज जो आपका पीपीआई है ना, ये आपका जो प्रोड्यूसर्स है वो जो प्राइस रिसीव कर रहे हैं ना, उसको काउंट करता है, ठीक है। इकोनॉमी के प्रोडक्शन साइड को कैप्चर करता है, प्लस इसमें आपका गुड्स और सर्विसेज दोनों ही इंक्लूडेड है, ठीक है। और जो आपके ये क्या करता है, जैसे डब्ल्यूपीआई में क्या है, एक ही प्रोडक्ट है, अगर वो डिफरेंट स्टेज पे आ रहा है, डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड है, तो वो सब में काउंट हो जाएगा हर बार, एक ही सिंगल प्रोडक्ट। लेकिन ये आपका स्टेज वाइज प्राइसिंग डिसाइड करता है, ठीक है। तो इस वजह से एक प्रोडक्ट जो है आपके वो मल्टीपल टाइम्स काउंट नहीं होते हैं। इस वजह से जो भी आपकी एडवांस्ड इकोनॉमीज है ना, वो डब्ल्यूपीआई को यूज नहीं करती, वो पीपीआई को यूज करती हैं, ठीक है। तो वही रीजन है। तो ये क्या है, देखो पीपीआई फोकसेस ओनली ऑन रिटेल इन्फ्लेशन, गलत। पीपीआई अवॉइड्स मल्टीपल काउंटिंग एंड इंक्लूड्स सर्विसेज, ये एकदम ठीक है। एक ही प्रोडक्ट को मल्टीपल बार काउंट नहीं होने देती है, और सर्विसेज जो सेगमेंट है वो भी आपका पीपीआई में इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 44, द फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 रैंक स्टेट्स बेस्ड ऑन। तो ये जो है आपका फिस्कल हेल्थ इंडेक्स, ये एक इंडेक्स है जो स्टेट्स जो है ना उनकी फिस्कल कंडीशंस को कंपेयर करता है, ठीक है। इसका एम ये होता है कि बेसिकली ये ना ये चेक करता है कि जो स्टेट्स है ना, वो अपने फाइनेंसेस को कितना अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं, कितना अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं। रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, डेट, डेफिसिट, ये सारी चीजें इंक्लूड करता है। और ओवरऑल किसी भी स्टेट की जो हेल्थ है ना, वो चेक करता है फिस्कल हेल्थ बेसिकली, ठीक है, पैसों के मामले में, ठीक है। और ये जो इंडेक्स है ना, ये सिंगल नंबर पर बेस नहीं होता है, बल्कि इसमें मल्टीपल डायमेंशंस को भी कैप्चर किया जाता है, ठीक है। तो क्या है ये, सिंगल कंपोजिट इंडिकेटर डिराइव्ड फ्रॉम फिस्कल डेफिसिट, गलत है। फिस्कल डेफिसिट सिर्फ एक एस्पेक्ट है जिसको ये कवर करता है, लेकिन सिर्फ इसी पे नहीं है, सिर्फ ये सिंगल वो नहीं है जो डिसाइड करता है। दूसरा आपका 5 मेजर सब इंडाइसेस एंड 9 मेजर सब इंडाइसेस, ये एकदम ठीक है। तो बेसिकली ये ना 5 मेजर सब इंडाइसेस और 9 माइनर सब इंडाइसेस पे बेस्ड होता है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये इंश्योर करता है कि किसी भी स्टेट की जो फिस्कल हेल्थ है ना, उसको होलिस्टिक वे में देखा जाए, ठीक है, मतलब पूरा ओवरऑल मेजर किया जाए, जिसमें आपका रेवेन्यू कवर हो जाए, एक्सपेंडिचर क्वालिटी कवर हो जाए, डेट सस्टेनेबिलिटी कवर हो जाए, फिस्कल स्टेबिलिटी कवर हो जाए, डेफिसिट मैनेजमेंट कवर हो जाए। तो इस तरीके के जो पैरामीटर्स है ना, वो सारे ही इसमें कवर हो जाए, ठीक है। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 45, विथ रेफरेंस टू द फिस्कल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट 2025 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। इट इज रिलीज बाय नीति आयोग टू असेस फिस्कल हेल्थ एट सब नेशनल लेवल, एकदम ठीक है। ये आपका नीति आयोग द्वारा रिलीज किया जाता है और इसका फोकस होता है स्टेट्स पर, और स्टेट क्या है, सब नेशनल यूनिट्स है, ठीक है। तो ये था। दूसरा आपका इट फोकसेस एक्सक्लूसिवली ऑन यूनियन टेरिटरीज टू गाइड फिस्कल कंसोलिडेशन, ये गलत है, मैंने आपको अभी बताया कि इसका जो फोकस होता है ना, वो प्राइमरी फोकस इसका स्टेट्स पर होता है, ठीक है। और यूनियन टेरिटरीज जो है वो इसका एक्सक्लूसिव फोकस नहीं है कि सिर्फ यूनियन टेरिटरीज पे ही फोकस करना है, तो ये गलत है। इसके बाद थर्ड है आपका इट एम्स टू सपोर्ट सस्टेनेबल एंड रिजाइलेंट इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू पॉलिसी रिफॉर्म्स, ठीक है, एकदम ठीक है ये। तो बेसिकली ये जो रैंकिंग है ना, ये आपका इसलिए किया जाता है ताकि स्टेट्स जो है ना, वो फिस्कल डिसिप्लिन इंप्रूव करें, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी अचीव कर सकें, पॉलिसी वगैरह लेके आए, रिफॉर्म्स वगैरह लेके आए अगर उनको जरूरत है तो अपनी फिस्कल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर।
इसके बाद है आपका विथ रेफरेंस टू हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023-24 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये जो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट सर्वे है। ये बताता है कि लोग क्या कंज्यूम कर रहे हैं, कितना स्पेंड कर रहे हैं, रूरल वर्सेस जो अर्बन कंजम्पशन पैटर्न है वो किस तरीके के हैं, मतलब कि गांवों में लोग क्या ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, शहरों में लोग क्या ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। और इस सर्वे का जो डेटा आता है ना, उस डेटा को यूज किया जाता है पोवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए, सीपीआई वेटिंग के लिए, वेलफेयर स्कीम्स वगैरह अगर डिजाइन करनी है उसके लिए। ठीक है, तो ये है। तो आप स्टेटमेंट्स देखते हैं। इट वाज रिलीज बाय नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ये गलत है आपका। देखो, ये कोई सेपरेट बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती है। अब एक दूसरी बॉडी है जिसका नाम है नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस, एनएसओ, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आता है। ठीक है, तो इस वजह से ये गलत है। इट वॉज कंडक्टेड आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ऑफ कंडीशन फॉलोइंग द कोविड-19 पैंडमिक। तो ये स्टेटमेंट एकदम ठीक है। कोविड के दौरान आपके जो सर्वेस थे ना, वो डिसरप्ट हो गए थे, कंजम्पशन पैटर्न थोड़ा अबनॉर्मल हो गया था। तो ये आपका आया 2023-24 सर्वे। इसने ना पोस्ट पैंडेमिक नॉर्मलाइजेशन के बाद कंडक्ट किया गया था ये। तो ये बेसिकली आपका रियल कंजम्पशन रिकवरी कैसे हुआ कोविड के बाद, उन चीजों को बताता है। ठीक है, तो ये एकदम ठीक है। अच्छा, ये रिलीज कौन करता है? एनएसओ। ठीक है, इसके बाद थर्ड है आपका इट कवर्स ओनली रूरल हाउस होल्ड टू असेस कंजम्पशन रिकवरी। ये गलत है आपका, ये रूरल प्लस अर्बन दोनों को कवर करता है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट गलत था, सेकंड गलत, थर्ड गलत था, सेकंड सिर्फ सही है आपका। तो अच्छा, मैंने ऑप्शन में ही नहीं दिया है। ठीक है, समझ जाना आप लोग, 2 यहाँ पे कर लेना। ठीक है, ओनली 2 इज करेक्ट। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे, विथ रेफरेंस टू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसका आंसर भी मुझे आप लोग देना प्लीज। मैंने ये क्वेश्चन कराया है आप लोगों को। ठीक है, मैंने जब पढ़ाया था ना इसके बारे में, तब भी मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है, तो ये मुझे बताना आप लोग। इसके बाद है why one of the following correctly differentiates cryptocurrencies from CBDC। तो देखो, सबसे पहले एक चीज समझो, मुझे ये समझाना ही पड़ेगा, मैं बताती हूँ दोबारा। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का मतलब क्या होता है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का मतलब होता है जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है, आरबीआई, उसने करेंसी इशू की है डिजिटल फॉर्म में। जो हमारे कैश है और कॉइन्स है जो हम यूज करते हैं, जो हमारे लीगल टेंडर है, उन्हीं का डिजिटल फॉर्म है वो। ठीक है, अब इंडिया का सीबीडीसी क्या है? वो ई रूपी है। ठीक है, तो ये हमारा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। ये हमारे कैश का ही डिजिटल फॉर्म है, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, नाउ अब ये तो आप लोग समझ ही जाओगे कि हाँ, ये लीगल टेंडर है, लाइबिलिटी है, डिनोमिनेटेड है, क्या है, ये सब चीजें। इधर आते हैं। ये आपका कह रहा है कि कौन सा है जो करेक्टली बता रहा है क्रिप्टो करेंसी और सीबीडीसी में क्या डिफरेंस है, इस चीज को कौन सी स्टेटमेंट है जो सही डिफाइन कर रही है। तो क्रिप्टो करेंसी आपको पता होगा वो डिसेंट्रलाइज होते हैं, राइट? वो उसकी कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होते हैं आपके। और सीबीडीसी आपके सेंट्रलाइज होते हैं, लीगल टेंडर होते हैं, सोवरेन गारंटी है इनमें, सेंट्रल बैंक इशू करता है। ठीक है, तो क्या है? क्रिप्टो करेंसीज आर बैक्ड बाय सोवरेन गारंटी, ये गलत है। सीबीडीसीज आर डिसेंट्रलाइज इन नेचर, ये भी गलत है, सेंट्रलाइज होते हैं। क्रिप्टो करेंसीज यूज ब्लॉकचेन वाइल सीबीडीसीज डू नॉट। देखो, जो हमारे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज है ना, वो ब्लॉकचेन का यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो वो मे बी वाला है, ऐसा नहीं है कि डू नॉट। ठीक है, तो थर्ड गलत है। क्रिप्टो करेंसीज आर डिसेंट्रलाइज वाइल सीबीडीसीज आर सेंट्रलाइज, एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, विथ रेफरेंस टू रिटेल सीबीडीसीज मॉडल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये जो आपके रिटेल सीबीडीसीज है ना, इनको ब्रॉडली दो मॉडल्स में समझा जाता है। पहला होता है आपका टोकन बेस्ड सीबीडीसी। ये आपका कैश लाइक सिस्टम ही होता है। इसका फोकस होता है कि टोकन से आप ऑथेंटिसिटी जो है ना किसी की भी, वो आइडेंटिफाई करो। ठीक है, ये आपके स्मॉल वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए होते हैं, जो इसमें आप ट्रांजेक्शन करते हो उसमें टोकन वैल्यू जनरेट होती है इस तरीके से। दूसरा होता है आपका अकाउंट बेस्ड सीबीडीसी। इसमें आपका बैंक अकाउंट जैसा सिस्टम होता है, यूजर की जो आइडेंटिटी है वो वेरीफाई करनी पड़ती है, केवाईसी, डिजिटल आईडी, ये सारी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, तो ये दो थे। अब स्टेटमेंट देखते हैं। तो टोकन बेस्ड सीबीडीसीज अलाउ एनोनिमस ट्रांजैक्शन, ये एकदम ठीक है। तो टोकन बेस्ड है, कैश लाइक ही होता है, इसमें जो आइडेंटिटी है वो आपका टोकन जनरेट करके वैलिड किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका एक तरीके से लिमिटेड है और एनोनिमस ही है। ठीक है, दूसरा है आपका अकाउंट बेस्ड सीबीडीसीज रिक्वायर्ड डिजिटल आइडेंटिफिकेशन, ये भी एकदम ठीक है, क्योंकि जो अकाउंट बेस्ड सिस्टम है उसमें आपका अकाउंट, यूजर का जो अकाउंट होता है वो आइडेंटिफाई किया जाता है। इस वजह से आपका केवाईसी मैंडेटरी होती है। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड ठीक है। डी कैश इज एन एग्जांपल ऑफ टोकन बेस्ड सीबीडीसी, ये एकदम ठीक है आपका। डी कैश ये जो है आपके ईस्टर्न करेबियन सेंट्रल बैंक ईसीसीबी, इन्होंने वो किया है, इशू किया है। और ये आपका टोकन बेस्ड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का एग्जांपल है बेस्ट। ठीक है, तो आपके तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोटेंशियल मॉनेटरी पॉलिसी एडवांटेज ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज। तो इनमें से सीबीडीसीज का एडवांटेज क्या हो सकता है? सबसे पहला तो है एलिमिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग। देखो, हम क्या कर रहे हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पैसे का ही डिजिटल फॉर्म है। तो इससे 100 रुपए मेरे हाथ में है, चाहे 100 रुपए मेरे ई रूपी में है,
सेम थिंग, तो इससे इन्फ्लेशन पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। दूसरा है आपका डायरेक्ट एंड इंस्टेंट ट्रांसफर ऑफ स्टिमुलस टू सिटिज़न्स, एकदम ठीक है, कि मैं तुरंत ट्रांसफर कर सकती हूँ, किसी को पैसे चाहिए, कैसे भी चाहिए, मैं तुरंत एकदम फास्ट भेज सकती हूँ, ठीक है? तो बी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद है आपका कंसीडर द फॉलोइंग बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद सीबीडीसीज़, ठीक है? रिडक्शन इन डिपेंडेंसी ऑन फिजिकल कैश, एकदम ठीक है, कि जो फिजिकल कैश है उस पे हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाती है क्योंकि हम लोग अब ई-रूपी का इस्तेमाल करने लगेंगे। दूसरा है एलिमिनेशन ऑफ ऑल इंटरमीडिएरीज इन द फाइनेंशियल सिस्टम, ये गलत है आपका। क्यों गलत है आपका? क्योंकि इससे ना इंटरमीडिएरीज आपके रिड्यूस हो सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएरीज आपके बैंक भी होते हैं, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो भी इंटरमीडिएरीज ही हैं, ठीक है? तो ये गलत है। इम्प्रूव्ड ट्रैकिंग ऑफ ट्रांजैक्शन टू कर्ब टैक्स इवेजन, ये एकदम ठीक है। अगर आप ऑनलाइन किसी को पैसे भेज रहे हो, रिसीव कर रहे हो, तो उसका प्रॉपर एक रिकॉर्ड डिजिटल फॉर्म में होता है, ठीक है? तो वो ट्रैकेबल होता है, वो कभी भी गवर्नमेंट या अथॉरिटीज चेक कर सकती हैं, उनके पास भी रहता है प्रॉपर प्रूफ। तो इससे आपका ब्लैक मनी, टैक्स इवेजन, ये सारी चीजें जो है खत्म हो जाती हैं, ठीक है? इन पे काफी हद तक कंट्रोल पाया जा सकता है। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज द राइट आंसर, तो हमारा ए इज द राइट आंसर। Which one of the following is a major challenge associated with widespread adoption of CBDCs? अब अगर इसका हम लोग ग्लोबली बहुत अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज का, तो इनका एक वो क्या हो सकता है, मतलब कि एक तरीके से डिसएडवांटेज कह लो या फिर चैलेंज, जिसका रिस्क हमें हो सकता है कि ये ना हो जाए इस तरीके से। तो ये मुझे आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में, बहुत इजी है ये, ठीक है? इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 51, विद रेफरेंस टू इंडियाज डिजिटल रूपी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है? इट इज इशूड एंड रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एकदम ठीक। इट इज करेंटली इन पायलट मोड इन्वॉल्विंग सिलेक्टेड बैंक्स, ये भी एकदम ठीक है। जो आपका ये ई रूपी है, अभी अभी ये पायलट मोड पे है, यानी कि ये ना अभी एक तरीके से ऐसे मान लो कि अभी सभी के लिए नहीं अवेलेबल किया गया, कुछ लोगों के लिए ही अवेलेबल किया गया, सिलेक्टेड बैंक्स के लिए, लिमिटेड यूजर्स के लिए, ताकि उसको चेक किया जा सके कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। एक बार ये टेस्टिंग इसकी हो जाएगी ठीक से, फिर ये नॉर्मल लोगों के लिए भी कर देंगे, ठीक है? तो 1 2 इज द राइट आंसर। इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज लीगल टेंडर अंडर इंडियन लॉ, ये गलत है, ये लीगल टेंडर ही है, ठीक है? हमारे ही पैसे हैं जिसको ऐसे दिखाया जाएगा, तो डिजिटल रूपी इज लीगल टेंडर, ठीक है? तो 1 and 2 इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। इसके बाद है आपका विथ रेफरेंस टू द स्टडी एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है? तो ये जो है ना, ये रिपोर्ट आपका अभी रिलीज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, ठीक है? तो ये है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट एकदम ठीक है, यही कह रहा है, रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इट वाज कंडक्टेड बाय द इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, ये भी एकदम ठीक है। एक्चुअल रिसर्च एंड एस्टिमेशन का जो काम है ना, वो इन्होंने किया है, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस ने, ठीक है? तो बेसिकली गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज ना अक्सर ऐसा होता है कि स्टडीज जो है ना, वो किसी थिंक टैंक बॉडी से कंडक्ट कराती है कि आप इस चीज को करो, क्योंकि उनका काम है प्रोफेशनली वो करने का, ठीक है? तो फर्स्ट एंड सेकंड ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय द वर्ल्ड बैंक, ये गलत है आपका, बल्कि इसमें आपका ओईसीडी लेड इंटरनेशनल मेजरमेंट अप्रोचेस हैं जिनको अडॉप्ट किया गया है, वर्ल्ड बैंक से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? इसके बाद आ जाओ यहाँ पे, तो हमारा ये गलत हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 53, इंडिया इज द फर्स्ट अमंग डेवलपिंग कंट्रीज टू एस्टिमेट द साइज ऑफ इट्स डिजिटल इकोनॉमी यूजिंग अ फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय। तो ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इंडिया ने डिजिटल इकोनॉमी का साइज एस्टिमेट करने के लिए किस इंटरनेशनल फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया है, ठीक है? तो इंडिया ने इस्तेमाल किया है ओईसीडी, मैंने आपको अभी बताया था, ओईसीडी प्लस आईएमएफ, ठीक है? तो डी इज द राइट आंसर। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 24, विद रेफरेंस टू इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी इन 2022-23 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है? इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट डिजिटलाइज्ड कंट्री ग्लोबली, एकदम ठीक है ये। इंडिया जो है आपकी थर्ड लार्जेस्ट डिजिटलाइज्ड कंट्री है, इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स हैं और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल है, डिजिटल ट्रांजैक्शंस का इस्तेमाल है, वो इंडिया थर्ड नंबर पे सबसे ज्यादा कर रहा है, चाइना और यूएसए के बाद, ठीक है? तो फर्स्ट ठीक है। दूसरा है आपका इंडिया रैंक्स 12th अमंग G20 कंट्रीज इन डिजिटलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल यूजर्स, ये भी एकदम ठीक है आपका, ठीक है? तीसरा है द डिजिटल इकोनॉमी कंट्रीब्यूट्स मोर देन 20% ऑफ नेशनल इनकम, ये गलत है आपका। 2022-2023 में ना आपका जो इंडिया का जो डिजिटल इकोनॉमी है ना, उसका कंट्रीब्यूशन 11 से 13% तक आया था, ठीक है? तो यहाँ ध्यान रखना, तो ये गलत है, 1 and 2। तो ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हो, ठीक है? इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 55, इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी कंट्रीब्यूटेड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच टू नेशनल इनकम इन 2022-23, ये मैंने आपको अभी बताया कि कितना किया था, तो आपको अप्रॉक्स आप देख लेना और मुझे इसका आंसर बताना, ठीक है? इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 56, विद रेफरेंस टू एम्प्लॉयमेंट इन इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है? इट अकाउंटेड फॉर अबाउट 14.67 मिलियन वर्कर्स, ये एकदम ठीक है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग
डिजिटल इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट जो है आपका कुछ 14 मिलियन वर्कर्स, इसमें आपका इंक्लूड होता है आईटी सर्विसेज, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, ई कॉमर्स, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सभी चीजें, ठीक है। इट कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 5% ऑफ इंडियाज टोटल वर्कफोर्स, ये गलत है आपका, ये अप्रोक्सीमेटली 3% के आसपास करता है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद थर्ड है आपका प्रोडक्टिविटी इन द डिजिटल सेक्टर इज सिग्निफिकेंटली हायर देन इन अदर सेक्टर्स, ये एकदम ठीक है आपका, जो आपका डिजिटल सेक्टर में जो प्रोडक्टिविटी है वो कंपेयर किया जाए बाकी अदर सेक्टर्स से तो वो ज्यादा है, तो आपका फर्स्ट एंड थर्ड इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। इसके बाद है द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद द एमएसएमई सेक्टर रेफर्स टू डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, अब आपको पता है, मैंने बहुत अच्छे से कराया था, अब आपको ये पता होना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इजी है ये, ठीक है, तो मुझे इसका आंसर आप लोग बताना। इसके बाद है 58 क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द सिग्निफिकेंस ऑफ एमएसएमई इन द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। एमएसएमई कंट्रीब्यूट अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ इंडियाज जीडीपी, ये एकदम सही है आपका, एमएसएमई जो है वो ऑफिशियली आपका 30 से 33% तक हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, जो कि अप्रोक्सीमेटली आपका 1/3 हो जाता है, ठीक है, तो ये ठीक है। इसके बाद है नियरली हाफ ऑफ इंडियाज एमएसएमई ऑपरेट इन रूरल एरियाज, पता है ये सुन के आपको गलत लग रहा होगा पर ये एकदम ठीक है, जो हमारे एमएसएमई सेक्टर्स है ना वो आपके 49% तक रूरल एरिया से ऑपरेट होते हैं और 51% तक अर्बन एरिया से, तो नियरली हाफ लिखा हुआ है यानी कि सही है ये, ठीक है। तीसरा है एमएसएमई अकाउंट फॉर लेस देन 1/4 ऑफ इंडिया टोटल एक्सपोर्ट, तो ये गलत है आपका, एमएसएमई अप्रोक्सीमेटली आपका 40 से 45% तक है जो कि इंडिया के एक्सपोर्ट में ये कंट्रीब्यूट करते हैं, तो लेस देन 1/4 यानी कि 25% से भी कम, जो कि आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपका फर्स्ट एंड सेकंड इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। इसके बाद है ये क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, ये कुछ इनिशिएटिव्स है और इनके पीछे का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। पहला है आपका पीएम विश्वकर्मा, यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव लिखा है इक्विटी फंडिंग फॉर स्केलेबल एमएसएमई, ये गलत है आपका, बल्कि जो आपका पीएम विश्वकर्मा है योजना है ना, ये आपका जो आपके आर्टिसंस होते हैं और जो क्राफ्टमैन वगैरह होते हैं उनकी स्किल्स को अपग्रेड किया जा सके, उनको सपोर्ट दिया जा सके, लोन प्रोवाइड किया जा सके, ट्रेनिंग मिल सके उनको, इस चीज के लिए ये आया था, ठीक है, तो ये गलत है। रैम्प स्कीम इम्प्रूविंग एमएसएमई एक्सेस टू मार्केट फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी, एकदम ठीक है आपका, तो रैम्प का मतलब है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, तो ये आपका ना वर्ल्ड बैंक के साथ असिस्टेड स्कीम है, इनके फोकस एरियाज थे आपके मार्केट एक्सेस, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग, तो बेसिकली ये चारों ही चीजों में हेल्प प्रोवाइड करना एमएसएमई को, ये इसका एम था, तो ये ठीक है। इसके बाद थर्ड है आपका उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म, ठीक है, इसको यूएपीबी कहते हैं, ये आपका फॉर्मलाइजेशन ऑफ इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस, एकदम ठीक है, तो इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस को उद्यम रजिस्ट्रेशन से जोड़ना, फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम में लाना, स्पेशली जो भी उनका जीएसटी आईटीआर वगैरह उनका फाइल कराने में हेल्प करना, तो ये सारा कुछ था इसका एम, ठीक है, तो सेकेंड एंड थर्ड जो है आपका सही है, तो ए इज द राइट आंसर। इसके बाद है आपका ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है 60th, इसके बाद के क्वेश्चंस आप लोग खुद ट्राई करोगे, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, देखो, अगर आप ये नोट्स परचेज करते हो इकोनॉमी के तो उसमें सिर्फ आपको ये क्वेश्चंस नहीं मिलने वाले, बल्कि जो ही मैंने आपको बताया था ना कि 25 लेक्चर्स हैं, प्लस मेंस के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के क्वेश्चन, रिवीजन लेक्चर, वो सारे ही नोट्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप पेड नोट्स है तो आपको सिर्फ यही प्रैक्टिस क्वेश्चंस ही मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, आपको पूरे इकोनॉमी के नोट्स मिलेंगे। तो देखते हैं फटाफट से कहाँ गया 60 क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमई कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम जो है ना उसका एम था कि एमएसएमई को कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड करना है, यानी कि उनसे कोलेटरल लिए बिना आप उनको लोन दे पा रहे हो, ठीक है, और जो लोन दे रहे हैं जो लेंडर्स हैं उनके रिस्क को आप रिड्यूस कर रहे हो, तो ये एम था इसका, ठीक है। पहला क्या है, द गारंटी अंडर द स्कीम इज एक्सटेंडेड डायरेक्टली टू एमएसएमई बोरोवर्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये स्टेटमेंट गलत है आपका, ये जो गारंटी है ना ये डायरेक्ट बोरोवर को नहीं मिलती है, बल्कि ये जो गारंटी है ये लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस को मिलती है, जैसे कि बैंक और जो भी आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है उनको, ठीक है, ताकि जो ये आपके एमएसएमई है उनको लोन दे सके, ये लोग लोन देने से मना ना करें, तो इस वजह से फर्स्ट गलत है। दूसरा है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड प्रोवाइड्स पार्शियल क्रेडिट रिस्क कवरेज टू मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, ये एकदम ठीक है आपका, तो ये जो है आपकी बॉडी एनसीजीटीसी क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट है, मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन को पार्शियल रिस्क ये कवर करता है, इससे बैंक का रिस्क थोड़ा कम हो जाता है और एमएसएमई को लोन मिल जाता है, तो इन केस अगर देखो एमएसएमई कोलेटरल फ्री लोन लेने जा रहा है बैंक में तो बैंक क्यों देगा लोन, राइट, तो वहां पे ये कंपनीज आ जाती हैं जो बैंक का जो रिस्क होता है ना उसको शेयर कर लेती हैं, तो इस वजह से जो पार्शियल रिस्क होता है वो कवर हो जाता है, जिस वजह से जो बैंक्स है वो कोलेटरल फ्री लोन आपके एमएसएमईज को दे देते हैं, ठीक है। थर्ड है आपका ओनली पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर एलिजिबल टू एक्ट एज अ
मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन अंडर द स्कीम, तो ये गलत है आपका, बल्कि जो आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, वो भी इसमें आ सकते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ वो भी आ सकते हैं इसमें, ठीक है? तो थर्ड गलत है आपका, ओनली सेकंड है आपका जो सही है, तो ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है? इसके बाद 61th क्वेश्चन से आप लोग खुद ट्राई करना, बताना मुझे, कोई डाउट हो अगर तो इसी वीडियो पे आप लोग कमेंट कर देना। अगर ज़्यादा डाउट्स होंगे, नहीं समझ में आ रहा होगा, तो एक तो मैं कमेंट्स में ही रिप्लाई कर दूँगी, और अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा तो मैं एक सेपरेट वीडियो ही बना दूँगी, अगर बहुत सारे लोगों के डाउट्स आ जाएँगे तो, ठीक है? तो टेंशन मत लेना। और ऐसा नहीं है कि मैंने जो ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी है, आपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन कर लिए तो आप इकोनॉमी आपका हो गया, एकदम करके आ जाओगे, बिल्कुल नहीं। अगर आप चाहते हो ना किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आप करके आओ प्री में कवर, तो एटलीस्ट उन 10 या 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको 1000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है, ट्रस्ट मी, ठीक है? वरना आप अपना अटेम्प्ट खराब कर रहे हो, मैं ऑनेस्टली ये चीज़ आपको बोल रही हूँ। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने सिर्फ ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी है, और ये जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस भी जो आपके करंट अफेयर्स में बने हुए थे, ये कंप्लीटली मेरी अंडरस्टैंडिंग पे है, ठीक है? ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चंस उठ के एग्जाम में आ जाएँगे, ठीक है? लेकिन अगर आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपका बेस बन जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। इसके बाद जो हाई लेवल के भी क्वेश्चंस होंगे, उनको भी आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करके आ पाओगे, ठीक है? इस वजह से क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। कभी भी क्वेश्चन हम लोग इसलिए प्रैक्टिस नहीं करते हैं कि ये जो हमने 1000 क्वेश्चन किए हैं, प्रैक्टिस इसी में से आएगा उठ के, नहीं। बल्कि उस 1000 क्वेश्चन को करते टाइम जो आपकी थिंकिंग डेवलप हुई है, जो नॉलेज आपका ऐड हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती है उन 10 से 15 क्वेश्चन्स को अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है? इस वजह से मैं आपको बोलूँगी इसी के भरोसे मत रहना, बल्कि और क्वेश्चन जितने क्वेश्चन्स आप कर सकते हो, जितने मॉक टेस्ट आप दे सकते हो, उतने ज़्यादा मॉक टेस्ट देना, उतने ज़्यादा क्वेश्चन्स आप प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है? और ऐसा नहीं है एक बार हमने कर लिए 60, 70, 80 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नहीं। दोबारा रिवाइज करो, दोबारा उन 60-70 क्वेश्चन को ऑनेस्टली करो, ठीक है? एक बार कोई क्वेश्चन आपने कर लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो करना नहीं है, आपने कर लिया है इसलिए, नहीं। बल्कि एक ही क्वेश्चन को 5 बार, 10 बार, 15 बार ऐसे सॉल्व करना है आपको, ठीक है? तो ये कुछ मेरी टिप्स थी। बाकी इसके बाद एक आपकी मेंस की वीडियो आएगी, जिसमें मैं आप लोगों को प्रीवियस 5 ईयर के मेंस के क्वेश्चन और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको 100 क्वेश्चन्स कहे थे, हर टॉपिक से मैं क्वेश्चंस को कवर करा दूँगी, और कैसे आपको आंसर्स को लिखना है, ये अप्रोच जो भी होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कोई डाउट हो आपको तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मैं पक्का आपका वो डाउट सॉल्व करूँगी। एंड कैसा लग रहा है ये सेशन बताना मुझे। आज बस इसके बाद अब मेंस की वीडियो आएगी, फिर हमारा इकोनॉमी खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग विज़न आईएएस की जो मंथली मैगज़ीन विज़न आईएएस रिलीज़ करता है ना हर महीने, हम उनको सॉल्व करेंगे हर महीने, ठीक है? जनवरी 2026 से मेरा ये एम है। जितनी मैगज़ीन्स आएगी मैं उनको कवर कराऊँगी। तो जनवरी की मैगज़ीन आपकी रिलीज़ होती है फ़रवरी में, तो तब तक हमारा इकोनॉमी भी खत्म हो जाएगा। फिर फ़ेब से हम लोग हमारा जो मंथली मैगज़ीन का पूरा सीरीज़ है वो शुरू करेंगे, ठीक है? तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया हो। कोई डाउट है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।